Hello everyone. Today we are going to study about future tense. In time and tense, I have already taught you in our previous classes about present tense, its kind, then past tense and their kinds, in which I have already taught you about the definition, rules for recognition, and how we have to made this into English, transform in different kind of sentences such as affirmative sentence, negative sentence, then interrogative plus negative, then WH questions, and at last I have already taught you about how we can transform those sentences into passive voice. In this sequence today I am going to teach you about future tense, and its first kind is future indefinite tense. So let us start. What is future indefinite tense and what will be the definition? When the verb in future tense shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action, it is said in future indefinite tense. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सही परिभाषा क्या होगी? बहुत से लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सही परिभाषा ज्ञात नहीं होती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सही परिभाषा क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं अनिश्चय बोधक भविष्यत काल। अनिश्चय बोधक क्यों कहते हैं? तो जब क्रिया भविष्य काल में हो, फ्यूचर टेंस में हो, और क्रिया को देखने से यह पता चले कि काम का जो वर्णन हो रहा है, जिस काम को यह क्रिया बता रही है, उसे साधारण तरीके से बताया जा रहा है। काम के पूर्णता या अपूर्णता के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यानी काम कब शुरू होगा, काम कितने देर तक चलेगा। तो भविष्य में काम के पूर्णता या अपूर्णता के बारे में जब कुछ भी नहीं बताया जाएगा, यानी अनिश्चित रूप में बताया जाएगा, तो उसे हम अनिश्चय बोधक भविष्यत काल में कहेंगे। अनिश्चय बोधक में क्यों कहा? क्योंकि फ्यूचर में काम कब शुरू होगा, कितनी देर तक काम होगा, काम कब समाप्त होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक्शन का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, टिल हाउ मेनी टाइम द वर्क विल बी इन प्रोग्रेस एंड टिल हाउ मेनी टाइम it will be completed. It is not indicated by any way in future tense. So this tense is called future indefinite tense. भविष्य में काम कब शुरू होगा, काम कब समाप्त होगा, काम कितनी देर चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या हुआ कि वर्ब जो है वह फ्यूचर टेंस में होगा, काम का वर्णन साधारण तरीके से हुआ होगा, और काम के पूर्णता या अपूर्णता के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो वाक्य है अनिश्चय बोधक भविष्यत काल में है। अब हम जान गए डेफिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी जैसे शब्द लगे हुए होंगे, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन का क्या रूल है? तो ट्रांसलेशन होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का एस प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब है कि सब्जेक्ट सबसे पहले वाक्य में आएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस? द डूअर ऑफ एक्शन और अबाउट विच द सेंटेंस इज असर्टिंग, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जो काम को करे या जिसके बारे में कहा जाता है, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग होता है। तो शैल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी जितने हैं पर्सन्स, सबके साथ विल लगता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो इसमें काम कौन करेगा? हम लोग। तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग। हम लोग को पहले हम लिखेंगे वी के साथ अभी मैंने बताया शैल लगेगा। तो वी शैल, वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले, क्या खेलेंगे? क्रिकेट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी शैल प्ले क्रिकेट। सेकंड है राम आम खाएगा।
तो काम कौन करेगा? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट, सबसे पहले राम को लिखेंगे। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ विल लगेगा। इसके बाद वर्ब क्या है? खाना, ईट हो जाएगा। क्या खाएगा? ए मैंगो। राम विल ईट अ मैंगो। इसका ट्रांसलेशन हमने अभी बनाया। अब इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। नकारात्मक वाक्य वैसा वाक्य जिसमें काम करने से इनकार किया जाए, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसका होगा वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। राम आम नहीं खाएगा, राम विल नॉट ईट अ मैंगो। अब तीसरे वाक्य में हम इसको बदलेंगे, जो है इंट्रोगेटिव, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य में कैसे कन्वर्ट होगा? तो शैल विल जो एक्जुलरीज है, मॉडल है ये। एक्जुलरीज में मैंने बताया था कि एक्जुलरी वर्ब जो है हमारे 24 हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनको 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी एक्जुलरीज, मॉडल एक्जुलरीज एंड मार्जिनल एक्जुलरीज। तो शैल और विल जो है ये मॉडल एक्जुलरीज में है। तो शैल विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे? तो शैल वी प्ले क्रिकेट। क्या राम आम खाएगा? विल राम ईट अ मैंगो। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नात्मक भी हो और नकारात्मक भी भाव हो, वैसे वाक्यों में क्या करेंगे हम? शैल और विल, इसके बाद सब्जेक्ट, देन हम नॉट का प्रयोग करेंगे, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट कंप्लीमेंट। एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन must be written in the last, otherwise that will not be a question and you should not get any mark for that. So note of interrogation must be used in interrogative or interrogative negative sentences. तो क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? Shall we not play cricket? क्या राम आम नहीं खाएगा? Will Ram not eat a mango? तो 4 तरीके से हमने देखा। अब 5वें तरीके की ओर हम बढ़ रहे हैं। WH questions. Such question words, interrogative words which starts with WH are known as WH question words. तो WH question word वाले वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम लोग क्रिकेट कहां खेलेंगे, इसका होगा WH वर्ड, देन शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट कहां खेलेंगे? वेयर शैल वी प्ले क्रिकेट। राम आम कब खाएगा? व्हेन विल राम ईट अ मैंगो। तो ये WH क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर दिया। अब अगला है पैसिव फॉर्म में कैसे हम बदलेंगे। ये जो हमारा एक्टिव में है, ऐसे वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलते हैं? तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलेंगे? इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ अर्थानुसार शैल और विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें बी लगाते हैं, यह ध्यान रखना है। शैल वी के बाद, शैल विल के बाद बी का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तब बाई लगाएंगे। तब जो सब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, डूअर या एजेंट बोलते हैं उसको, वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जाएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाई अस। आम राम के द्वारा खाया जाएगा। अ मैंगो विल बी ईटन बाई राम। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका डेफिनेशन, इसका विभिन्न वाक्यों में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये बताया। फिर वॉइस कैसे इसका चेंज करेंगे, तो वॉइस चेंज करने के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। और नेक्स्ट डे अब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जब फ्यूचर टेंस समाप्त हो जाएगा, फिर इसका हम लोग करेक्ट यूजेज जानेंगे। करेक्ट यूजेज में किस टेंस का किस किस अर्थों में प्रयोग होता है, कहां कहां प्रयोग होता है, करेक्ट यूजेज क्या क्या है, बारी बारी से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, इसके पहचान, इसके विभिन्न वाक्यों में ट्रांसफॉर्मेशन और पैसिव वॉइस में कैसे इसे चेंज करेंगे, ये आप लोगों ने जान लिया होगा।
अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।